हाइपर कॉन्जुगेशन। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस in which delocalization of sigma electrons takes place. That means रेजोनेंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट शिफ्टिंग होता है, जबकि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस को बच्चों हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है बच्चों, वो कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है। दैट मीन्स स्पेशल पॉइंट अगर बात करें तो यहां पर कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है बच्चों, वो इंडक्टिव इफेक्ट में भी होती है। तो यहां पर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियली शिफ्टिंग होती है, जबकि यहां पर कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, जब कंप्लीटली मिल रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डोमिनेंट होगा, दैट मीन्स मोर इफेक्टिव होगा रेदर देन इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। अब यहां पर देखिए इस शिफ्टिंग के लिए भी कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। तो हम इस शिफ्टिंग को भी परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट। यहां पर शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स takes place through overlapping between p orbital and pi bond। तो बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो बच्चों देखिए, जब भी आप कार्बोकैटायन बनाते हैं तो इस कार्बोकैटायन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं बच्चों कि जब भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2 होगा, और कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन s से p में जंप कर जाता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एंड 2p3 हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो आप जानते हैं बच्चों s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल एंड p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल्ड शेप। कार्बन एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा 1s, ये 2s, ये 2px, 2py एंड 2pz हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक एक और एक, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए आप कार्बोकैटायन बनाते हैं, C पर प्लस बनाते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है,
जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होता है बच्चों। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं 1s2 2s1 2px 2py एंड 2pz। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है बच्चों। आप देखिए इसको, अब देखिए बच्चों ये कार्बोकैटायन बना रहे हैं। तो अब ये जो तीनों हैं ये एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और s ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है 1s ने। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। दैट मीन्स 2s और 2p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है ऑलमोस्ट सेम होगी, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन 1s के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब यहां पर देखने वाली एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो p ऑर्बिटल है इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसकी शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। तो अब ये देखिए ये तीन ऑर्बिटल्स जो हैं उनको तो हम बोलते हैं sp2 sp2 एंड sp2, जबकि इसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं बच्चों। तो अब देखिए यहां पर होगा क्या कि इनके साथ एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो आप बना रहे हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन के साथ लगा हुआ था CH3, C H H एंड H। तो बच्चों यहां पर देखिए कि यहां पर अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल वैकेंट है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बन को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्या होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे देते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है बच्चों, और इस कार्बन का ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया है और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चों। तो देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, यहां पर CH3 CH2 प्लस था, अब इंडक्टिव इफेक्ट में तो ओनली ये इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे थे, पार्शियली शिफ्टिंग हो रही थी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो रहा था। तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि ये कंप्लीटली इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा था बच्चों। लेकिन यहां पर देखिए अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हैं तो CH2 प्लस को ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड डिसोशिएट होंगे और डिसोशिएट होंगे तो CH2 प्लस को इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव हुआ
हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली शिफ्टिंग हुआ और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आगे होना क्या है, जब ये बन गया तो क्या ये H+ चुपचाप बैठा रहेगा? नहीं, ये H+ वापिस इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वापिस इसको मिल जाएंगे। जब ये वापिस इसको मिल जाएंगे तो ये CH3 CH2+ बन जाएगा। अब वापिस मान लीजिए, अब ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, और कार्बोकैटायन में वापिस वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए, अब यहां पर सेकंड जो H है वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं तुम चले जाओ। तो ये जब यहां से यहां शिफ्ट होगा तो सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। H+। और अब देखिए, फिर वापिस ये यहां पर शिफ्ट होंगे, जिससे कार्बोकैटायन फिर से बन जाएगा बच्चों, ठीक बात है। अब यहां पर होना क्या है कि यहां पर पहली स्टेज मान लीजिए, दूसरी स्टेज मान लीजिए, इसमें इस स्टेज में बिना किसी बॉन्ड के H+ यहां पर अटैच्ड रहता है। तो ये पहले ही तो बात ये हुई कि यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है बच्चों, और कंप्लीट शिफ्टिंग यहां पर हो रही है। कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो रहा है बच्चों, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि इसको बाहर से कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कब हुई? ये देखिए कि यहां पर p ऑर्बिटल के साथ, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ इनकी ओवरलैपिंग यहां पर हुई है बच्चों। और इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग की वजह से, इस अनहाइब्रिड और p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की वजह से बच्चों इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों कि स्पेशल पॉइंट में क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट यहां पर ये है बच्चों कि दिस इज परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब यहां पर कोई एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, जब आप इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे थे बच्चों कार्बोकैटायन की, तो इस कार्बोकैटायन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ये H+ जो है वो बिना किसी बॉन्ड के यहां पर जुड़ा रहता है।
तो इस कारण इनको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है। रेजोनेंस में कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है और यहां पर कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोला जाता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय बेकर नाथन। So it is called Baker-Nathan effect. Is called Baker-Nathan effect, इसको बोला जाता है बच्चों। तो यहां पर देखिए 5th पॉइंट कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो 2 टाइप से वर्क कर सकता है। कौन कौन सा टाइप? सबसे पहला तो हम ये बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल किसमें था बच्चों? अभी हमने पढ़ा इन कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस में सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है बच्चों। कैसे था? जैसे आप CH2 प्लस बनाएंगे और CH3 प्लस बनाएंगे, तो यहां पर क्या हो रहा था? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ रहे थे, जिसके कारण CH2 एंड H प्लस। यहां पर बच्चों H प्लस जो है बिना किसी बॉन्ड के जुड़ा रहता है, विदाउट एनी बॉन्ड। तो इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है बच्चा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये वाली स्ट्रक्चर बनी। अब वापिस जो है इस स्ट्रक्चर में ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इसके कारण वापिस ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब की बार वो बोल रहा है कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए कौन जाएगा? तो सेकंड हाइड्रोजन जाएगा। उसके बाद ये वापिस आ जाएगा तो थर्ड कौन जाएगा? ये जाएगा। दैट मीन्स कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इन अल्फा कार्बन पर लगे हुए H पर डिपेंड करेगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 6 पॉइंट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H प्रेजेंट। जितने ज्यादा अल्फा H प्रेजेंट होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा उतना ही ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी बच्चों। और ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और ये वाली स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेगी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। और यहां पर ये जो प्लस है ये तो सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर ये p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग किसमें हो रही है? कार्बोकैटायंस में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन 2 टाइप का होता है। पहला तो सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से होने वाला इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट। सेकंड है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग होती है एल्कीन्स में, और एल्कीन्स में भी जितने ज्यादा अल्फा H एटम प्रेजेंट होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतना ही एल्कीन स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी एल्कीन की इंक्रीज होगी बच्चों। तो सेकंड टाइप का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको हम अभी देखते हैं। आप जानते हैं बच्चों आप प्रोपीन की स्ट्रक्चर जानते हैं बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिए कि एल्कीन को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, तो ये वाले बॉन्ड इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर आ गया माइनस, और यहां पर देखिए ये जो H प्लस है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना किसी बॉन्ड के यहां पर अटैच्ड है बच्चों। अब देखिए होगा क्या, फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड शिफ्ट होंगे और ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण CH3 CH2 एंड H, ये एल्कीन वापस बन जाएगी। अब फिर से दूसरा H जाएगा, तो जितने ज्यादा एल्कीन पर अल्फा H इंक्रीज होंगे, तो अल्फा H क्या होते हैं, यहां पर इस डबल बॉन्ड के अलावा जो फर्स्ट कार्बन है उसे हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा कार्बन पर अटैच्ड H एटम को हम बोलेंगे अल्फा H एटम। तो 3 अल्फा H एटम यहां पर प्रेजेंट है, और 3 अल्फा H एटम प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी बच्चों 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा अल्फा H एटम होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी बच्चों, और एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। अब यहां पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा अभी, हाइपर कॉन्जुगेशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से होने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चों वो होता है कार्बोकैटायंस में। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायंस का में वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बच्चों। वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ये क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बच्चों। अब देखिए सेकंड जो है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग से होने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये किस में होता है? एल्कीन्स में होता है। एल्कीन्स में तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में, और कार्बोकैटायंस में सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल्स के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3 प्लस यहां पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? नो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी अल्फा H एटम प्रेजेंट
नहीं है, 0 अल्फा H एटम प्रेजेंट। ठीक है, अगर अल्फा H एटम प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर नहीं बनेगी बच्चों। तो अगर आपसे यहां पर यह पूछा जाए कि इसमें कितने अल्फा H हैं, तो यहां पर अल्फा कार्बन ये रहा और इस पर 3 अल्फा H हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी बच्चों 3। और जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतना ही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा बच्चों। कैसे? क्योंकि ये वाली स्ट्रक्चर को हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसको बोला जाएगा बच्चों? इस स्ट्रक्चर को ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ये स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। अगर किसी बुक में इस स्ट्रक्चर को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोला है तो वो गलत है। ठीक है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? जितने ज्यादा अल्फा H होंगे। और इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए दोनों कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा? स्टेबल, यानी कंपाउंड स्टेबल होगा। अब ये बोल रहा है यहां पर H प्लस जो है वापस इलेक्ट्रॉन चाहेगा, वापस इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इसी तरीके से जितने ज्यादा अल्फा H प्रेजेंट होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चों? तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बच्चों हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। यहां पर देखिए बच्चों कि अगर आपसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर हमने बोल दिया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर बोल दिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये तो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो अभी तक हम ये कहते थे कि इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम है, इसमें 2 मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें 3 मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से थर्ड ज्यादा स्टेबल है। अब हम बात करेंगे कि जितने ज्यादा अल्फा H होंगे, अल्फा H कितने हैं? 3 अल्फा H, और यहां पर 6 अल्फा H एंड यहां पर 9 अल्फा H पर एटम प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? 9 अल्फा H वाले की, फिर 6 की और फिर 3 की हो जाएगी। तो यहां पर तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं बच्चों। अगर हम कुछ ऐसा एग्जांपल ले बच्चों, CH3 CH2 प्लस एंड CH3 CH2 CH2 प्लस, तो ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर है सेकंड बच्चों। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखें, इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम है, जबकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। सेकंड का इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट से ज्यादा है बच्चों। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा H पर। तो यहां पर अल्फा H है 3 और यहां पर है 2,
यहां पर 3 अल्फा H एटम प्रेजेंट है और जबकि यहां पर 2 अल्फा H एटम प्रेजेंट है, क्योंकि ये कौन है, बीटा कार्बन है और ये बीटा H है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये बोलता है कि जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी और उतना ही कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। दैट मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अब ये एक दूसरे के अपोजिट में आ गए हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट तो ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियली शिफ्टिंग है। कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, लेकिन यहां पर इसकी 3 स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिनमें हम कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर देंगे। जब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। दैट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों डोमिनेंट हो रहा है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट शिफ्टिंग है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियली शिफ्टिंग है। ठीक है बच्चों, पर कॉन्जुगेशन भी इंडक्टिव एंड रेजोनेंस की तरह 2 टाइप का होता है। एक प्लस H इफेक्ट, जबकि सेकंड हो जाएगा माइनस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जबकि माइनस H इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देंगे एल्काइल ग्रुप्स, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देंगे हैलोजन्स। तो बच्चों यहां पर देखिए CH3, CD3 एंड CT3 है। तो आप जानते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H इफेक्ट CH3 का होता है। इसका रीजन क्या है देखते हैं हम। रीजन बच्चों, ये CH2 प्लस बनाया और साथ में हमने यहां पर CH3 बना दिया। अब साथ में हमने यहां पर इसको कंपेयर करने के लिए ड्यूटीरियम बना दिया है। अगर हम ट्रिटियम भी बना दें यहां पर, तो अब अगर इन तीनों को कंपेयर करवाया जाए बच्चों, तो देखिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट होंगे और यहां पर भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे। अब ये भी यहां पर शिफ्ट होंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बीच, हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए CH बॉन्ड डिसोशिएट होगा, CD बॉन्ड टूटेगा या CT बॉन्ड डिसोशिएट होगा। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ CT की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिर CD की और CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड इजीली डिसोशिएट नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड इजीली डिसोशिएट
नहीं होगा, नहीं होगा तो इजीली डिसोशिएट कौन होगा, ये होगा CH3। तो CH3 की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी इजीली बनेगी, इजीली बनेगी तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उस स्ट्रक्चर के अंदर और कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा बच्चों। दैट मीन्स अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की ही बात करें सिर्फ, दैट मीन्स अगर हम सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है सबसे ज्यादा होगा CH3 में, फिर CD3 में और सबसे कम होगा CT3 में। अब अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम जानते हैं बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, फिर ड्यूटेरियम की और फिर ट्रिटियम की। तो अगर आप फिर से देखें CH3 CH2 प्लस CD3 CH2 प्लस एंड CT3 CH2 प्लस। तो बच्चों अगर हम इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 दे दें एंड इसको 3 दे दें बच्चों, तो आप देखिए कि इन तीनों में से इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इजीली प्लस I इफेक्ट नहीं देगा, जबकि प्लस I इफेक्ट ज्यादा कौन देगा बच्चों, CT3। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा 3, 2 एंड 1। ठीक है बच्चों। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है CT की, फिर CD की और फिर CH की। तो जो इजीली बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसोशिएट हो जाए बॉन्ड, ये बॉन्ड इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकंड का और फिर थर्ड का। और ये दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है अल्फा H एटम पर। दूसरा, अगर आप हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस करवाएंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं माइनस H इफेक्ट की, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो प्लस H इफेक्ट का तो ऑर्डर हो गया CH3 CD3 एंड CT3, जबकि प्लस I इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा CT3 CD3 और CH3, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है CH CD एंड CT। CT का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो इसके प्लस H ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहां पर ये जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब देखिए हैलोजेंस जो हैं वो माइनस H इफेक्ट शो करते हैं बच्चों।
तो आप जानते हैं कि अगर CF3 हो, CCl3 हो, CBr3 हो एंड CI3 हो, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा बच्चों। लेकिन अगर -H इफेक्ट की बात करें, -H इफेक्ट, तो यहां पर देखिए CH2- C F एंड F, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए इधर आए। जब ये इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल जाएगा, जिससे बनेगा क्या? C F H2 और F-, यहां भी नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। अगर इसी के अपोजिट अगर हम CI3 की बात कर लेते, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लेके चला जाएगा। I- CH2। तो यहां पर देखिए बच्चों, इन दोनों में से जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी, -H इफेक्ट उसी का ज्यादा होगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये थोड़ा आगे आपको बताया जाएगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है? किसी ग्रुप को छोड़ के जाने की टेंडेंसी, तो वो I- की ज्यादा होती है, जिसके कारण ये वाली स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेगी। तो CI3 का -H इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा, CI3 का, फिर CCl3 का, फिर CBr3 का एंड CF3 का। तो -H इफेक्ट CI3 का सबसे ज्यादा होगा बच्चों। तो अभी तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड तो बच्चों अभी तक हमने एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने सबसे पहली बात पढ़ी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आपको पहले भी बात बता दी गई, +R +H और +I जितना ज्यादा होगा उतना ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये तीनों अगर एक साथ आते हैं तो +R डोमिनेंट होगा +H पर, और +H जो है वो डोमिनेंट होगा +I पर। +R जो है वो +H पर डोमिनेंट होगा और ये +H जो है वो +I पर डोमिनेंट होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2+ एंड CH3 CH2 CH2+। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें ज्यादा αH हैं। यहां पर αH है 3 और यहां पर αH है 2, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। उसके बाद देखो, अगर हम कंपेयर करवाएं CD3+ को एंड CH3+ को, अगर इन दोनों को कंपेयर करवाया जाए तो यहां पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम
नहीं करता है बच्चों। जब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है तो ये ओनली किससे होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से। और आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट CD3 का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? और इससे भी ज्यादा होगा CT3 का। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की ज्यादा होती है तो इसका प्लस H इफेक्ट कम हो जाएगा, प्लस I इफेक्ट कम होगा। प्लस I इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होगा बच्चों, प्लस I इफेक्ट कम होगा तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो बच्चों यहां पर कंपेयर करवाया जाए, देखिए CH3 प्लस को, CD3 प्लस को और CT3 प्लस को, तो यहां पर कोई भी अल्फा H नहीं है तो ये ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है कि इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है कि CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। अगर हम इसको ही कंपेयर कराएं CH3CH2 प्लस CD3CH2 प्लस और CT3CH2 प्लस को, तो सबसे ज्यादा अल्फा H तीनों में बराबर हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा CH3 में, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। अब सेकेंड जो एप्लीकेशन है बच्चों वो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम कैसे देखते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर ये फ्री रेडिकल हुआ तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बच्चों हम कैसे देखते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और कोई भी स्पीसीज जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी रखती है बच्चों। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और ये H रेडिकल यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस में रहेगा। अब फिर से क्या होगा बच्चों, फिर से यहां पर ये बॉन्ड, यहां पर ये और ये इधर, इससे वापिस CH3 CH2 रेडिकल बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा H के, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा H बढ़ेंगे बेटा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी और जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होगी बच्चों उतना ही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी बच्चों। अगर इन चारों को कंपेयर करवाया जाए तो नंबर ऑफ अल्फा H कितने आ रहे हैं, 9 अल्फा H, 6 अल्फा H, 3 अल्फा H एंड 0 अल्फा H। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी यहां कितनी बनेगी, 9, 6, 3 एंड 0। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और सबसे कम CH3 रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी बच्चों। तो अगर इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना हो बच्चों तो आप सबसे पहले देखेंगे ये A स्ट्रक्चर, ये B,
ये C एंड ये D। तो जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने आए बच्चों, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले अल्फा H कितने हैं, यहां पर अल्फा, यहां भी अल्फा और यहां भी अल्फा, यहां पर अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, अल्फा 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 अल्फा। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अल्फा H यहां पर कितने हैं, 2 और 2 4 अल्फा H, और यहां पर भी 4 अल्फा H, 4 अल्फा H, और यहां पे भी 4 अल्फा H है बच्चों। तो जब अल्फा H सेम है, यहां पर कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। और आप जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो CT3 का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C। उसके बाद में CD3। अब यहां पर देखिए कि A और D में आपको कंपेयर करना हो तो यहां पर तीनों ही CH3 लगे हैं, जबकि यहां पर CD3 लगा हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा। जब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा तो A की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अगर मान लीजिए यहां पर डायरेक्टली ये जुड़ा होता और अल्फा H गिन रहे होते, तो उस टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर निकलता और आंसर इसका जस्ट अपोजिट होता बच्चों। ठीक है, कैसे? यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर अल्फा H सेम है, ठीक है, जबकि यहां पर कितने हैं, 3 H हैं, जबकि यहां पर 3 D हैं और यहां 3 T हैं। अल्फा H तो सेम हुए, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा हुआ? तो हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट में ज्यादा हुआ, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में ज्यादा हुआ। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। अब हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है रेजोनेंस पर, फिर डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पर। दैट मीन्स अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको अरेंज करना हो तो मैं आज ही आपको बोल देता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी बेंजाइलिक की, फिर होगी एलाइलिक की, फिर होगी 3 डिग्री की, फिर होगी 2 डिग्री की, और फिर होगी 1 डिग्री की। और उनमें आप देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा H। इनमें अल्फा H नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस से इफेक्टेड हैं और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्टेड हैं। तो रेजोनेंस हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेंट रहेगा बच्चों। तो इसी में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहां पर जो है बच्चों एलाइलिक पोजीशन बन रही है, ठीक है, ये कैसा है? एलाइलिक फ्री रेडिकल। लेकिन यहां पर फ्री रेडिकल हमेशा या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, तो ये कभी भी बेंजाइलिक नहीं हो पाएगा। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है? ये वाली। तो इस पोजीशन पर फ्री रेडिकल कभी भी नहीं आ पाएगा। अब मान लो यहां पर कॉन्जुगेशन हो भी रहा है तो भी यहां आएगा और यहां आएगा, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा? एलाइलिक रहेगा। लेकिन यहां पर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये भी एलाइलिक है और एलाइलिक होने के साथ बेंजाइलिक कभी भी नहीं हो रहा है एलाइलिक। एलाइलिक के साथ में ये 3 डिग्री भी है, जबकि ये एलाइलिक के साथ में 2 डिग्री है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है। अब देखिए यहां पर ये ओनली 3 डिग्री है और ये ओनली 2 डिग्री है।
तो सबसे पहले एलाइलिक वाले को आप सेट करेंगे। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, इसी में एक स्ट्रक्चर और बना दी जाए। तो यहां पर देखिए, अगर आप इसमें कॉन्जुगेशन करेंगे बच्चों, तो यहां पर फ्री रेडिकल आएगा। तो यहां पर फ्री रेडिकल आने का मतलब ये बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों हैं, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो बेंजाइलिक और एलाइलिक है, और बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन बन रही है एफ में। एफ के बाद में आप देखेंगे कि एलाइलिक, एलाइलिक कौन कौन है बच्चों? तो एलाइलिक है देखो ए, बी एंड सी। अब एलाइलिक के साथ कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन है बी में, तो बी। अब ए और सी जो है वो ओनली एलाइलिक पोजीशंस हैं, और एलाइलिक के साथ में ये तो है 2 डिग्री और वो है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वहां पर अल्फा एच ज्यादा आएंगे, तो सी के बाद में आ जाएगा ए। अब देखिए ई और डी को आप कंपेयर करें तो ना ये बेंजाइलिक पोजीशन है ना ही ये एलाइलिक पोजीशन है, तो कॉन्जुगेशन यहां पर नहीं होगा। यहां पर देखे जाएंगे अल्फा एच, तो यहां पर 3 और 2 और 2, यानी कि यहां अल्फा एच हो गए 7 अल्फा एच, जबकि यहां पर अल्फा एच कितने हुए? 2 और 2 4 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ई, और ई के बाद में हो जाएगा डी। तो ये इनका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो आ जाएगा बच्चों। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है वो नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो आप इस एक हायरार्की ऑर्डर में आपको दे देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आप देखोगे कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ऐसी एल्कीन जिसमें पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। जैसे आपसे पूछा जाए, एक तो ये एल्कीन है और एक ये एल्कीन है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्जुगेशन है और यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ए वाली जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। कॉन्जुगेटेड वाली अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से, अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। अनकॉन्जुगेशन वाली हैं सब, तो उसके बाद देखा जाएगा नंबर ऑफ अल्फा एच जिसमें ज्यादा होंगे वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। अब अगर नंबर ऑफ अल्फा एच भी सेम है तब आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे एसिमेट्रिक वाली सिमेट्रिक से ज्यादा स्टेबल होगी, और अगर दोनों सिमेट्रिक है तो ट्रांस वाली सिस से ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। दैट मीन्स आपसे बोला जाए अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन in decreasing order of stability। इन एल्कीनों को स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए। तो बच्चों आप कैसे मिलाएंगे इसको? आपके पास
तो बच्चों आपको ये एल्कीन्स दी गई हैं, आपको इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों? तो आप जाएंगे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर और आपको पता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन, और फिर देखा जाएगा अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो कॉन्जुगेशन किसमें है? यहां पर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक में ही है, जो है ए, और किसी में कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ अल्फा एच। तो नंबर ऑफ अल्फा एच अगर आप देखेंगे तो यहां पर आए CH3, यहां पर भी आया CH3 और ये CH2, तो ये कभी अल्फा नहीं है। अल्फा कौन से हैं? ये अल्फा और ये अल्फा। तो ये दोनों जब अल्फा एच हैं तो 6 अल्फा एच बोल देंगे आप इसको। यहां पर अल्फा एच देखिए तो यहां पर भी 6 अल्फा एच, क्योंकि अल्फा कार्बन खाली यही है, ये कभी अल्फा एच नहीं है बेटा, ये वाला और ये वाला अल्फा एच नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो यहां पे भी 6 अल्फा एच है। अब देखिए यहां पर अल्फा एच है 3 और यहां पर अल्फा एच है 4, 2 and 2, ठीक है बच्चों। तो अब आप जानते हैं कि ये 3 6 अल्फा एच वाले हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाली एल्कीन जो है वो एसिमेट्रिक है, जबकि ये वाली एल्कीन जो है, चाहे सिस बोलूं चाहे ट्रांस बोलूं, ये कुछ ऐसी है। इसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक हुई। तो एसिमेट्रिक वाली ज्यादा स्टेबल होती है। देखिए नंबर ऑफ अल्फा एच अगर सेम हो तो एसिमेट्रिक वाली सिमेट्रिक से ज्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स उसके बाद आंसर किसका आ रहा है? इसके बाद ए के बाद आ रहा है बी का। अब देखिए, अब ये दोनों में अल्फा एच सेम है, दोनों सिमेट्रिक भी है, तो ट्रांस वाली सिस से ज्यादा, तो ये तो ट्रांस है और ये क्या है? सिस। तो ऑर्डर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा डी। अब देखिए ई और एफ में से अल्फा एच देखेंगे, अल्फा एच देखेंगे तो यहां 4 अल्फा एच और यहां 3 अल्फा एच, तो एफ और सबसे कम स्टेबल हो जाएगी ई। तो इस तरीके से आप एल्कीनों की स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट कर सकते हैं। ये है C1, ये है 2 नंबर एंड ये है 3 नंबर। अब यहां पर हम जानते हैं ये अल्फा एच है, तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बच्चों? CH, CH2 यहां पर माइनस, और यहां पर CH2H, CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बच्चों हो क्या रहा है, ये C1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अगर हम बात करें ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन C1-2 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जहां डबल बॉन्ड था पहले वो क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये तो डिक्रीज हो जाती है। और C2 से C3 के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती जा रही है? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के बीच में कन्वर्ट हो रही है, तो ये डबल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो ये आपको, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों।
तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, देखना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चों आप जानते हैं बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, तो बच्चों इसी के रिस्पेक्ट में न्यू जो क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C1 C2 बॉन्ड। देखिए ये C1 ये C2, ये C1 ये C2, ये C1 ये C2। तो आप जानते हैं कि यहां पर अल्फा H कितने हैं, 0 अल्फा H हैं। यहां पर अल्फा H कितने हैं, तो 1 अल्फा H हैं, और यहां पर 3 अल्फा H हैं। और जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ही यहां पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये डबल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड ही रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी, बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी तो ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की और सी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी बच्चों।